थॉट फॉक्स निकाल लो इन माई बुक पेज नंबर 84। आप लोग का आई थिंक डिफरेंट होगा। Today we are going to start the next poem of Ted Hughes, that is Thought Fox. As you know, Ted Hughes usually use animal imagery in his poems. ठीक है, एनिमल इमेजरी का वो ज़्यादातर अपनी पोइम्स में यूज़ करता है क्योंकि अपनी लाइफ में वो एनिमल्स को बहुत ज़्यादा ईगरली उनको सर्च आउट करता था। ठीक है, तो अपने कोई भी आइडिया किसी भी किस्म की बात को कन्वे करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए वो एनिमल इमेजरी का यूज़ करता है। तो दिस पोइम इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी गोइंग पोइम है। इसमें उसने थॉट फॉक्स, थॉट से तो आपको अंदाज़ा ये सोच को कहते हैं। ठीक है, तो फॉक्स उसमें एनिमल है। ठीक है, उसकी इमेजरी उसने इसके अंदर यूज़ की है। दिस पोइम इज़ वेरी रिजेंबल टू द पोइम ऑफ नो, वो दूसरी जो है ना उसकी हीनी की पर्सनल हेलिकोन। ठीक है, उस इसका आइडिया जो है ना उससे मैच करता है कि उसमें भी सीमस हीनी ने जिसना पर्सनल हेलिकोन में बताया है कि वो अपने आप को पहचान रहा है, रियलाइजेशन ऑफ हिज ओन साउल वो कर रहा है। ठीक है, और वो कहता है कि मेरी अपनी ज़ात ही मेरी सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है। सेम लाइक दैट टेड ह्यूज भी इस पोइम में यही बताना चाहता है एज अ मॉडर्न पोइट, इसीलिए हम इनको मॉडर्न पोइट भी मानते हैं ना। तो इसमें भी वो यही बात करना चाहता है कि उसकी सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन जो है वो उसकी अपनी ज़ात है, और वो ये बताना चाहता है कि उसके माइंड में आइडिया जो है वो किस तरह से आया। ठीक है, दिस पोइम इज़ एक्चुअली अबाउट द प्रोसेस ऑफ कमिंग ऑफ आइडिया इन हिज माइंड। ठीक है, जैसे हम आप ये उसमें पढ़ चुके हो पार्ट 1 में कि एक मार्जिनिया की स्टेट होती है जहाँ पे राइटर कुछ क्रिएट करता है। ठीक है, तो सेम लाइक दैट वो बात इस तरह से शुरू करेगा कि एक फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट में से मुझे मालूम होता है कि मैं एक रूम में बैठा हुआ हूँ और मेरे चारों ओर फॉरेस्ट है, और मैं ये एज्यूम करता हूँ कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा सिवाय एक वॉल पे लगी हुई एक क्लॉक के, उसकी टिक टिक मुझे सुनाई दे रही है, और मैं एक टेबल पे बैठा हूँ, मेरे पास एक ब्लैंक पेज है। ठीक है, और लेकिन वो पेज जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें मैंने भी कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, वो एक प्रोसेस बताना चाहता है कि एक पोएट जो है वो कैसे लिखता है। फिर वो कहता है कि मुझे जंगल में से आवाज़ आती है कि समथिंग इज़ कमिंग टुवर्ड्स मी। ठीक है, टुवर्ड्स माई रूम। तो उसको फोक्स की, वो कहता है कि फोक्स जो है वो झाड़ियों में से गुजरता हुआ ट्रीज़ के साथ टकराता हुआ आ रहा है, और चारों ओर डार्कनेस ही डार्कनेस है, मुझे कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। फिर जो आगे बढ़ता है तो उसे दिखाई देता है कि वो कहता है कि समथिंग, मुझे उसकी आईज क्लियर अब दिखाई देने लगी हैं। ठीक है, फिर एट द एंड राइटर कहता है कि वो फोक्स जो है वो मेरे हेड के अंदर एंटर हो गया। ठीक है, इट्स मीन कि फोक्स जो है वो दैट इज़ द सिंबल ऑफ आइडिया। ठीक है, वो आइडिया का सिंबल है फोक्स। और फॉरेस्ट जो है जो उसने फॉरेस्ट की इमेजरी पेश की दिखाई है वो मे भी सिंबल हो सकता है उसके अपने ब्रेन का। ठीक है, तो सिंपल वे में उसने जो ये बताना चाहा है कि किस तरह से एक पोइट के अंदर जो है, पोइट के माइंड के अंदर एक आइडिया जो है वो एंटर होता है, और एट द एंड वो कहता है कि अब मेरा पेज जो है वो खाली नहीं रहा, इट इज़ प्रिंटेड नाउ। ठीक है, तो पेज के प्रिंट होने से हमें ये वाज़ेह हो जाता है कि पोइट ने अपना जो है ना सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन दिखाना चाहा है, उसके माइंड में जिस तरह से आइडिया एंटर हुआ है उसको उसने दिखाना चाहा है। लेट्स सी, अब इसकी देखते हैं टेक्स्ट। I imagine this midnight moment forest. Something else is alive beside the cloak's loneliness. And this blank page where my fingers move. Through the window I see no star. Something more near, though deeper within darkness, is entering the loneliness. Cold delicately as the dark snow, a fox's nose touches twigs, leaf, two eyes serves a moment, and now and again, now and now and now. ये उसकी टेक्निक है कि वो रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स यूज़ करता है इसके अंदर। सेट्स नीट प्रिंट्स इनटू द स्नो between trees, and verily a lame shadow lays by stump and in hollow of a body that is bold to come.
Across clearing an eye, a widening, deepening greenness, brilliantly, concentratedly coming about its own business, till with a sudden sharp hot stink of fox, it enters the dark hole of the head. The window is starless still, the clock ticks, the page is printed. I imagine this midnight moments forest. मैं इमेजिन करता हूँ इस मिडनाइट की जो मोमेंट है इस फॉरेस्ट की, यानी कि मैं इस वक्त एक जगह पर बैठा हूँ, मे बी वो रूम हो सकता है या कोई ऐसी जगह हो सकती है जो इन बिटवीन द फॉरेस्ट है, ठीक है। और वो कहता है कि चारों ओर डार्कनेस ही डार्कनेस है और मैं उस जगह को महसूस कर सकता हूँ और ये मिडनाइट का वक्त है। समथिंग एल्स इज़ अलाइव, लेकिन इस डार्कनेस के होते हुए भी मुझे ये एहसास होता है कि कोई और चीज़ भी ज़िंदा है, ठीक है। समथिंग इज़ अलाइव, कुछ ज़िंदा है। अब वो अलाइव चीज़ क्या है, वो राइटर को एहसास हो रहा है कि देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ आइडिया, कोई ऐसा आइडिया उसके माइंड में है जो ज़िंदा है, जो वो पेज पे उतारना चाहता है। बिसाइड द क्लॉक्स लोनलीनेस, इस क्लॉक की लोनलीनेस, यानी कि इस लोनलीनेस में सिर्फ क्लॉक की टिक टिक की आवाज़ के अलावा राइटर को ये फील हो रहा है कि समथिंग एल्स इज़ ऑल्सो अलाइव हियर। एंड दिस ब्लैंक पेज वेयर माई फिंगर्स मूव, वो कहता है कि जिस लोनलीनेस में मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लॉक की टिक टिक सुनाई दे रही है और उसके साथ साथ एक ब्लैंक पेज है जिसके ऊपर ये ब्लैंक पेज है और मैं इस तरह अपनी फिंगर उसके ऊपर मूव कर रहा हूँ। अभी वो पेज ब्लैंक है, ठीक है, और मैं उसे प्रिंट करना चाहता हूँ। थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार, खिड़की से बाहर जब मैं देखता हूँ तो यहाँ कोई भी स्टार मुझे दिखाई नहीं देता है आसमान पर। इट्स मीन के ही इज़ सिटिंग इन अ रूम, ठीक है, मे बी, क्योंकि उसने विंडो का जिक्र कर दिया ना यहाँ पे। समथिंग मोर नियर, कहता है कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे महसूस होता है कि वो करीब आ रही है। जो डीपर विद इन डार्कनेस, और वो जो चीज़ जिसे मैं महसूस कर रहा हूँ वो इस डार्कनेस की गहराई में ही मौजूद है, ठीक है, इस डार्कनेस की गहराई में मौजूद है। यानी कि उसने कहा, उसने हमें सिम्बोलिकली तो बताया कि फॉरेस्ट की डार्कनेस, ठीक है, लेकिन इन डीपर सेंस वो क्या कहना चाहता है, डार्कनेस ऑफ हिज ओन माइंड, ठीक है, जिसके अंदर से वो आइडिया निकलेगा। इज़ एंटरिंग द लोनलीनेस, कहता है इस डार्कनेस की गहराई में जो चीज़ मौजूद है वो इज़ एंटरिंग, वो दाखिल हो रही है इस तन्हाई के अंदर। यानी कि मेरे जहन में एक आइडिया जो है वो आना चाहता है, उभरना चाहता है, क्लियर होना चाहता है। कोल्ड डेलिकेटली एज द डार्क स्नो, कोल्ड कोल्ड यानी कि आराम से आप इसका मतलब ले सकते हो, नरमी से, डेलिकेटली भी नरमी से होता है। एज द डार्क स्नो, वो बहुत आहिस्तगी से और नरमी से, एज द डार्क स्नो दाखिल हो रहा है। एज द डार्क स्नो, जैसे कि स्नोफॉल होती है, ठीक है, जैसे कि अंधेरे में स्नो फॉलिंग हो रही हो, इसी तरह स्नो फॉलिंग वाइट होती है ना, ठीक है, तो डार्कनेस के अंदर वो समथिंग वाइट, ठीक है, वाइट समथिंग वो दाखिल होने वाला है। अब फॉक्सिस नोज, अब फॉक्स का उसने यहाँ पे जिक्र ले आया। इट्स मीन के उसने अब आइडिया को यहाँ पे सिम्बलाइज कर दिया है। हाँ, फोक्स की नोज़ जो है वो टच हो रही है। ट्विंग कहते हैं ब्रांच को, ब्रांचेस के साथ, लीफ के साथ। टू आईज सर्व अ मोमेंट, फिर वो कहता है कि मुझे दो आईज जो है वो क्लियर दिखाई दी। एंड नाउ एंड अगेन, नाउ एंड नाउ एंड नाउ, यानी कि अब मुझे फोक्स जो है वो क्लियर दिखाई देने लगा है, मैं तो कोई आइडिया आने लगा है। हाँ, सेट्स नीट प्रिंट्स इनटू द स्नो, और उस फोक्स ने सेट्स डाल दिए हैं, नीट प्रिंट्स, अपने साफ प्रिंट्स छोड़ दिए हैं, इनटू द स्नो, स्नो के अंदर, स्नो फॉलिंग के ऊपर उसने अपने प्रिंट्स छोड़ दिए हैं फोक्स ने। बिटवीन ट्रीज, और वो ट्रीज में से होता हुआ गुजरता हुआ आ रहा है। एंड वेरली अ लेम, वेरली मीन्स केयरफुली, और उसने बहुत ही एहतियात के साथ, अ लेम, एक लेम मीन्स लेम शेडो ये इकट्ठा वर्ड है। लेम शेडो मीन्स अनइवन शेडो, यानी कि अनक्लियर शेडो, धुंधला सा शेडो मुझे दिखाई देने लगा है। लेग्स मीन वाजिया हुआ है, यानी कि एक धुंधला सा शेडो मुझे
वाजिया हुआ है उस आइडिया का या उस फोक्स का। बाय स्टम्प, स्टम्प मीन्स टकराव, क्लूयन के साथ मुझे जो है वो क्लियर अनक्लियर सा शेडो दिखाई दिया है, वाजिया हुआ है। ठीक है, अब स्टम्प का लफ्ज़ उसने यूज़ कर दिया, तो यहाँ पे आप खुद इसकी सेंस बना सकते हो या आप उसको पैराफ्रेज में पढ़ोगे किस चीज़ का टकराव हो सकता है। ठीक है, यानी वो में भी आप यहाँ पे वो वाली बात भी लिख सकते हो कि मार्जिनिया की स्टेट में वो आया है। ठीक है ना, टकराव हुआ है, उसको चीज़ का आइडिया उसका बना है। एंड इन होलो ऑफ अ बॉडी दैट इज़ बोल्ड टू कम। अब उसने उसको बॉडी का भी जिक्र कर दिया, पहले उसको आइज़ दिखाई दी हैं। अच्छा, आइज़ की बात तो भी नहीं आई। अच्छा हाँ, आइज़ की बात आई थी। अब उसको उसकी बॉडी, वो कहता है कि एक धुंधली सी बॉडी भी मुझे दिखाई दी है, अनइवन सी, इज़ बोल्ड टू कम, और मुझे दिखाई दिया कि वो फोक्स जो है वो मेरी तरफ बढ़ रहा है। अक्रॉस क्लियरिंग एन आई, और आँखों के वाज़िया तौर पर नज़र आने के साथ साथ अब वाइडनिंग, डीपनिंग, ग्रीननेस, ब्रिलियंटली, कंसंट्रेटेडली, कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस। और वो कहता है कि उस डार्कनेस में पहले उसे फोक्स का इमेज धुंधला दिखाई दिया, अब उसे समथिंग ग्रीनरी भी कुछ दिखाई देने लगी है, ब्रिलियंटली, कंसंट्रेटेडली, और वो कहता है कि वो आइडिया बिल्कुल कंसंट्रेट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस यानी वो आगे बढ़ रहा है। टिल विद द सडन शार्प हॉट स्टिंक ऑफ फोक्स, और फिर वो कहता है कि अचानक ही एक शार्प सी हॉट स्टिंग स्मेल को कहते हैं। हॉट स्टिंक मीन्स बैड स्मेल, आप कह सकते हो, बैड स्मेल ऑफ फोक्स। तो वो कहता है कि मुझे अब उसकी स्मेल भी दिल सुनाई देने लगी है फोक्स की। इट एंटर्स द डार्क होल ऑफ द हेड, और फिर वो एंटर हो गया है मेरे डार्क होल ऑफ हेड के अंदर। द विंडो इज स्टारलेस स्टिल, लेकिन खिड़की से बाहर अभी भी आसमान पर कोई सितारा नहीं है। द क्लॉक टिक्स, अभी तक क्लॉक टिक कर रही है, लेकिन मेरा पेज इज प्रिंटेड, पेज प्रिंट हो। ठीक है, सो दैट वाज द पोएम अबाउट द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन and gradual arrival of idea in the mind of the poet. इसको अब आप क्लोज कर लें और फिर नेक्स्ट पोएम के लिए दोबारा। ठीक है, तो वेरी इजी पोएम्स है, इसकी इजी गोइंग है। इसमें क्या लास्ट लाइन दिस पोएम, gradual arrival of idea in the mind of the poet. तीन पोइम्स तो इसकी बहुत इजी आसान सी हैं। जो फोर्थ वन है चार्टर, उसमें थोड़ा सा इसने वेग सा बिल्कुल आइडिया रखा है, वर्ड्स भी उसमें थोड़ी सी इसने डिफिकल्ट यूज किए हैं। इसकी टोटल कितनी है? फोर। एक हमने पढ़ी, तुमने मुझे भी इसकी हाँ सबसे अच्छी यही लगी। हाँ, तो वैसे बहुत चीज़ अच्छी लगती है, इसमें खुल के राइटर अपने लास्ट चीज़ है ना, राइटर खुल के अपने आप को बयान कर लेता है और हमें इसी भी समझ आती। लास्ट पिछले 5 पेपर्स में 2 मरतबा इन्होंने इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि टेड ह्यूज की, ये अलग से भी दे देते हैं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन दैट मॉर्निंग के लिखे, या इनका मतलब कि 2 पॉइंट्स का आपस में कंट्रास्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी दे देते हैं। इस तरह से वो कंट्रास्ट में दोनों का आप बताओगे ना थोड़ा सा, उसमें यानी कि डिफरेंस क्या है और कंपैरिजन उसमें क्या है। जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ, ज़्यादातर वो पोइम्स के ऊपर ही देते हैं, 2 मरतबा उन्होंने ऐसा पूछा हुआ, इससे रिलेटेड वो पूछते हैं कि इसको या तो इसकी इमेजरी को आप डिस्कस करो, हाँ एनिमल इमेजरी को डिस्कस करें, या फिर वो कहते हैं कि इसकी कौन कौन सी इसकी पोएम्स ऐसी हैं जो इसकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन को डिस्क्राइब करती हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन।
तो उसमें मोस्ट जो है ना ज़्यादा जो प्रोमिनेंट पोइम्स हैं वो यही हैं, क्योंकि नेक्स्ट पोइम चाचर तो बिल्कुल वो एक डिफरेंट पोइम है ना, उसमें उसने जस्ट चाचर को प्रेज किया है। और दूसरी एक लिटिल फ्राइडा है, उसमें भी ऐसा एक डिफरेंट सा व्यू है। तो मोस्ट जो दो इम्पोर्टेंट हैं वो ये दो ही हैं, थॉट फॉक्स और दैट मॉर्निंग, क्योंकि इसमें थॉट फॉक्स में तो टोटली है ना इसका। इमेजरी के बारे में पूछा है। हाँ, जैसे इंस्पिरेशन अगर इमेजरी का क्वेश्चन आ जाता है तो वो सिंबलिज्म से मिलता जुलता है, उसमें सिंबल्स भी डिस्कस हो जाएंगे और इमेजरी भी डिस्कस हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे इसमें उसने और कई दफ़ा वो पूछ लेते हैं कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है, तो फिर आप इन दो पॉइंट्स को डिस्कस करोगे, क्योंकि इसमें भी उसने सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अपनी बताई है कि आइडिया कैसे एंटर होता है, ठीक है। इट्स मीन कि वो अपनी ज़ात को सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानता है। मेरे पास भी बुक है, उसमें इमेजरी का बस वही दिया हुआ है, एनिमल नहीं। अच्छा, अब दूसरा जो ये वाली पोइम है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाती है अगर हम इसको थोड़ा सा डीपर लाना पड़े कि जी इसमें कौन सी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है दैट मॉर्निंग में। तो फिर इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो सैल्मोन्स का कॉन्सेप्ट है, सैल्मोन्स वो उनको अपनी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि सैल्मोन्स को वो कहता है कि वो दे आर इमोर्टल, ठीक है ना, वो इमोर्टल बीइंग्स हैं और वहाँ से वो इंस्पिरेशन अपनी ले रहा है, ठीक है ना। वो जैसे कहता है कि मैं अपने आप को फील करता हूँ कि मैं फ्लाई कर रहा हूँ वाटर के अंदर। एट द सेम टाइम उसने अपने एक्सपीरियंसेस भी उसके अंदर दिखा दिया है। एट द सेम टाइम उसने ये भी बता दिया है कि वो अपना लव भी उसने बता दिया है टुवर्ड्स एनिमल्स, ठीक है ना। ह्यूमनिज्म भी उसने उसके अंदर बता दी है, ठीक है। और उसने एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का कनेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जैसे वो बियर का कॉन्सेप्ट लेके उसने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो सारी चीज़ें इससे मिलती जुलती हैं, लेकिन अगर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वैसे आपको बता रही हूँ एहतियातन कि इसमें भी आप ये मटेरियल ले सकते हो इसमें से, कि सैल्मोन्स को उसने अपनी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनाया है। आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें से चंद कोटेशंस ले लेनी है, ठीक है, हर पोइम में से, ठीक है ना, उसमें एक पोइम में से ना। और दूसरा आपने ये करना है कि इनको आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन के तौर पे याद रखना है कि ग्रेजुअली पोइम में क्या क्या हुआ था, ठीक है। और आपने सवाल एक ही तैयार करना है कि इमेजरी का, अगर इमेजरी करोगे तो सिंबलिज्म भी हो जाएगा उसी में। इसका इमेजरी कर लेते। हाँ, अगर आप इमेजरी कर लेते हो तो उसमें आप सारा कुछ डिस्कस हो जाएगा, एज अ नेचुरल पोइट भी इसमें डिस्कस हो जाएगा, ठीक है, सारा कुछ इसी में आ जाएगा। लेकिन अगर आप दो क्वेश्चन करना चाहते हो, फिर आप ये दो कर लो सेपरेट बेशक इसको कर लो, एज अ नेचुरल पोइट और इसकी इमेजरी, ठीक है। दो मरतबा तो ये आ चुका है, और उसके अलावा सिर्फ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ही वो पोइम की दे देते हैं। आसान ही वैसे इसके आते हैं क्वेश्चन। आप लोगों ने 5 पढ़ किया? हम लोगों ने 4 की। वैसे मुझे आता है वो भी ना, कि मैंने पिछली दफ़ा बहुत अच्छा किया था, लेकिन देखो अगर इस दफ़ा टाइम मिला तो शायद मैं कर लूँ। आपने फिलिप लार्किन किया है? फिलिप लार्किन बस ही नहीं ऐसे को करने की दिक्कत है। आपने भी कराया है कुबलाई खान। वो ओड नहीं करने पढ़ाई मारिया अरे ओड मैंने कहा था खुद ही पढ़ना, कह रहे तभी तेरे देर में कोई आइडिया नहीं आ रहा होगा, कह रहे जब मैंने बताया ही नहीं तो आएगा कहाँ से। यार देखो सीधी सी बात है, वो दूसरी जो है जो इसकी इतनी लंबी पोइम है, ठीक है, वो तो एक तो है बहुत टाइम टेकिंग, ठीक है। दूसरी वो कुबलाई खान को कोई सिर्फ और सिर्फ किसी दफ़े में कोई एक दफ़ा वो आई होगी, मुश्किल से वो देते हैं वो। और जो इसका सवाल है वो तो बस घुमा फिरा के देते हैं, और ज़्यादातर वो यही दे देते हैं ओड वाला जो हमने किया ही हुआ। और खुद से तो वो ओड ऑफ रिजेक्शन है उस पोइम में उसने यही अपनी ना लवर के बारे में बयान किया हुआ है, और ना फिर वो लवर पता नहीं किसकी वाइफ होती है, वर्ड्स की वाइफ होती है शायद,
वो उससे अपना लव शो करता है। तो पिछली दफ़ा इन्होंने यही दिया हुआ था और इन्होंने चवली ये मारी हुई थी कि पेपर बनाने वाले को कोई तमीज़ नहीं है। उसने लिखा हुआ था कि जॉन कीट्स की पोइम है ये और रिजेक्शन, इसको डिस्कस करें। लड़कियों ने शोर डाल दिया कि ये तो वो एसटी कॉलेज की है, तो फिर ये हम अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिनको आती थी उनके लिए तो फिर मसला था ना। तो वो फिर एग्जामिनर कहते हैं हम तो कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं हम तो नहीं चेंज कर सकते। अगर आपको पता है कि इसमें मिस्टेक है तो आप अपने बलबूते पे इसको ठीक करके लिख दो, फिर चेकर की मर्जी होगी। पता ही होता है उधर सही लिखना सही है। वो यही भी बात का देख ना कुछ होता है तो पता भी और कुछ भी गलत लिख दी। हाँ वो बस इस तरह वो फिर लड़कियाँ ये भी फील करती है ना कि पहले इतनी मुश्किल से पास होते हैं, ऊपर से रिस्क ले लें कोई इस तरह का। फिर मोस्टली लड़कियों ने तो वो फिर नहीं चांस लिया, छोड़ दिया था। हम लोगों ने तो वो वैसे भी नहीं किया हुआ था। क्यूज का वैसे आया था मुश्किल सवाल। लार्किन से कितने सवाल किए आपने? लार्किन भी रहता है वो करना है ये उसकी कितने क्वेश्चन? 4 उसकी पॉइंट्स हैं। उसका किए थे 2 क्वेश्चन, एक वो पेसिमिस्टिक वाला एज अ पेसिमिस्टिक पॉइंट और वो एक और उसका क्वेश्चन था पेसिमिस्टिक पॉइंट मूवमेंट। ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है। पेसिमिस्टिक ही है वैसे, क्योंकि मैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रही थी ना इसको। हाँ निश्चित है। और एक वो हाँ उसकी यानी कि उसने एक अपनी मूवमेंट चलाई थी रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन बस करने हैं। एसटी कॉलेज से पता क्या है मुझे? एंशियंट मैरिनर तो आती कोई नहीं है। एक को बुलाए था तो ये ना एंशियंट मैरिनर तो जैसे आप लोगों ने अच्छी कर ली थी। मैं नहीं ना आती थी। अच्छा मुझे याद है मैं बीमार हो गई थी। हाँ मैं तो किया ही मैंने मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ कि वो करूँ कि ना करूँ। चलो आप ये 4 कोर्स तो अच्छे करो ना। अब सर ने हमें जॉन कीट्स करवाना है। मैंने तो एसटी कॉलेज यहाँ पहले पढ़ा हुआ ना मैंने उस करके एसटी कॉलेज। हाँ चलो क्यूज कर लेना, वैसे एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। मैं खुद ये सोची थी कि ड्रामे भी इतने लिमिटेड से किए हैं, वहाँ पे ऐसा टेढ़ा क्वेश्चन आ गया। हाँ देखो ठीक मुश्किल है। ये ना लोग मानते ही ना है ना, कहते नहीं करना चाहिए नहीं करना। टाइम तो वैसे होगा क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ तो कुछ सोचा वैसे ये कर लेंगे उसकी टेस्ट कोई एक आधा क्वेश्चन चाहिए। जैसे हमने ऑटोमेटिक कर लिया था पास में सिर्फ वो रिव्यू लेके गए फोन से एंड के दिनों में क्वेश्चन याद होते। एक आपने कहा स्टाइल वाला कर लो, वही हम करके फेल होगी वो लगता है। और पास में से कुछ भी नहीं आया था। ये पास भी तो हो गई है ना तो, लेकिन ये मुझे उसका ज़्यादा डर था मेडिकल लिटरेचर का। तो देखो आप तो निकल गए, शादियाँ भी निकल गई है। चलो इंशाल्लाह हो जाएगा हमारे यहाँ। वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है पेपर इसका इतना मुश्किल नहीं वैसे होता मेडिकल लिटरेचर। हाँ मैं भी यही सोचती थी। तो पहले ये 4 कोई अच्छे करेंगे विलियम ले लार्किन और ये और जो ब्लेक तो है हमारे पास। ब्लेक तो है और उसका ज़्यादातर आता ही बस कंट्रास्ट के ऊपर ही है। हाँ उसकी उसका कोई क्वेश्चन भी याद नहीं करना पड़ेगा, उसकी सिर्फ पॉइंट्स को अच्छे से तैयार करना है। ठीक सिर्फ मैं टेस्ट ही करूँगी, क्वेश्चन ही तैयार करूँगी। इनके क्वेश्चन तैयार करेंगे साथ साथ, ठीक है। वो सिर्फ हम जाके लिए रख लेंगे। देख ले रोमांटिसिज्म वाला क्वेश्चन आ गया। लोगों ने उसका हिंदी का कौन सा किया था? उसका हिंदी का एक तो वो था तो कहते हैं क्वेश्चन कुछ आपके सामने ही करना है क्या? नहीं वैसे करना तो पड़ता है ना। हाँ आयरिश कोड वाला तो नहीं ना ऐसे याद होता है। ऐसा करेंगे प्रोज वाला ही लिख लेंगे। सीमोसिनीज इन आयरिश पोएट ऐसे ही स्टैंड करेंगे। आयरिश पोएट ही है ना। तो हाँ नॉन पॉलिटिकल पोएट। हाँ नॉन पॉलिटिकल। हाँ उसने वैसे असमा जो लिखा हुआ है इसने उसके खिलाफ क्या नाम है उसका, प्लाटो के व्यू के खिलाफ के पोइट्री को पॉलिटिकल के साथ में पॉलिटिशियन के चलना चाहिए। ये उसके अरिस्टोटल ने नहीं प्लाटो की। अच्छा प्लाटो के फिर अगर वो इस तरह पोइट्री उसकी फॉलो करेगी तो फिर वो पोइट्री नहीं रहेगी और वो बन जाएगी, उसको और शेप इख्तियार कर लेगी। वो सारा उसी में आता है ना नॉन पॉलिटिकल व्यू में, क्या नहीं? हाँ नॉन पॉलिटिकल का जो इसका मेन क्वेश्चन है